बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। IMF से 8 अरब की किस्त लेनी है। तो गैस 400% महंगा हो चुका है, मज़ीद महंगा करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। बानी PTI ने इंदिया दे दिया है मुफाहमत का, तो क्या वाकई अब ये हुकूमत चलेगी? और बानी PTI समझ गए हैं कि मिसा के मईशत हो या मुल्क की तामीर और तरक्की हो, बैठ के ही मसले हल होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो PTI की KPK में हुकूमत बनने जा रही है, उसमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि असद कैसर के भाई, शेर अफजल मरवत के भाई, तो भांजे भतीजे सभी कोई मुशीर है तो किसी को किस मनसब पे बैठा दिया, अकरबा परवरी जिसकी PTI मुखालफत करती थी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भुट्टो रेफरेंस पर। भुट्टो को इंसाफ मिला। आज सिंध असेंबली में करारदाद लाई गई और करारदाद मंजूर हो गई। जमात इस्लामी से लेकर MQM ने उसकी हिमायत की कि भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। क्या इदारों को माफ़ी मांगनी चाहिए? और भुट्टो का 44 साल बाद फैसला, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी है PM शहबाज शरीफ को, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शुक्रिया अदा किया है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। आप मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान की इकनॉमी से लेकर पाकिस्तान की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। जनाब इकबाल अडवाणी साहब, CEO सेविंग होम। बहुत शुक्रिया सर अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN के भी आप सीनियर रहनुमा हैं और कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कलीदी और करीबी साथियों में आपका शुमार है। सैयद निसार शाह साहब, शुक्रिया। और फ़ोन कॉल पे में ज्वाइन करेंगे मेजर रिटायर हारून साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पहले सर बात कर लेते हैं मियाँ साहब पर। अडवाणी साहब, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं निगहबान प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है PMLN की जानिब से। CM पंजाब मरीम नवाज साहब हैं, वफाक की भी पूरी सपोर्ट है। राशन के बोरे तकसीम किए जा रहे हैं, उन पर मियाँ साहब की तस्वीर है। PTI वाले कह रहे हैं हमने 10 लाख 15 लाख के हेल्थ कार्ड दिए, हमने तो तस्वीरें नहीं लगाई। तशहीरी मुहिम अभी से शुरू कर दी इन लोगों ने। फिर मरीम नवाज साहबा स्कूल जाती हैं तो बच्चे पढ़ते जोग्राफी हैं, वो उनको ग्रामर पढ़ते हैं, वो उनको कहती है कि जोग्राफी पढ़ रहे हो। वो कहते हैं ना, फिर बाजार गर्म है। नहीं, पहले तो थैंक्स आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है कि नवाज शरीफ की आपने जाके पिक्चर लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि पिक्चर फोटो इनका लगा हुआ है, काम हो रहा है कि नहीं, पहली चीज़ तो ये है। और बाकी रहा राशन डिस्ट्रीब्यूट, चले अच्छी चीज़ है, रमज़ान में ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आप 1 महीना देंगे, इसके बाद क्या होगा? अगर आपने वाकई आवाम के लिए कुछ करना है तो आप बिजनेस लाएं, वहाँ पर बिजनेस लाएं, इंडस्ट्रियाँ लगें, रोजगार मिले, यही परमानेंट हल है। उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। लेकिन चले, ये भी रमज़ान के हिसाब से अगर इन्होंने कुछ ऐसी तरह से कर रहे हैं तो बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन ज़्यादा फोकस इनका उस पर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, बिजनेस हो, रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार मिलेगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बाकी तो कोई इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। और बाकी रहा आपका दूसरा सवाल कि मरियम नवाज जो जा रही हैं स्कूल और कॉलेज में, वो तो एक कॉस्मेटिक्स टाइप की चीज़ें होती है। जो कोई फर्स्ट नया वजीर आला बने हैं एक, तो वो चाहती हैं कि ज़रा मैं मीडिया में रहूं, लोग समझे कि मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, तो उस वजह से भी सोच बनती है, तो वो जा रही हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये जो PTI वाले ट्रोल कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक खातून है, वो भी किसी की बहू बेटी है, इतनी बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है मरियम साहिबा के पीछे, और कहा जा रहा है ये इमरान खान को कॉपी कर रही हैं। नहीं, इमरान खान को कॉपी की बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। PTI को सबसे ज्यादा वोट पड़े इस बार, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप चीज एक सोचें, अगर आपको मरियम नवाज का कंपैरिजन भी करना है तो सबसे ज्यादा वोट तो PTI को मिले। तो जो इससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी पंजाब में, उस्मान बुजदार से, उनसे आप कंपेयर करें। क्या बात है, जबरदस्त। उनसे कंपेयर करें, दलील दी है। कोई कहता है नवाज शरीफ से कंपेयर करना है, कोई कहता है शहबाज शरीफ से। क्यों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से कंपेयर करें? आपने अभी वोट तो सबसे ज्यादा इनको दिया है, तो इनकी गवर्नमेंट से अगर मरियम नवाज अच्छी गवर्नमेंट चलाती है तो फिर कंपैरिजन खत्म हो जाता है और तनकीद खत्म हो जाती है। तो आम जो सपोर्टर हैं PTI के, उनको देखना चाहिए एक चीज कि ये अगर
बुजदार से अच्छा काम कर जाती हैं तो फिर तो आपको वोट आपने दिया है तो उनको सही दिया है कि गलत दिया, ये सवाल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज की जो बॉडी लैंग्वेज है, कुछ भी है, कुछ देखिए, कुछ भी चीज आप करने जाते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें साथ चलती है। अब हम हर चीज से नेगेटिव चीजें निकालते रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात है कि पाकिस्तान कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी है, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये जो भी है, कोई चॉइस नहीं है। नहीं, ऐसी इस सिचुएशन में आपने कहा कोई चॉइस नहीं है, ऐसी बुरी सिचुएशन में जहां हम 8 अरब लेने जा रहे हैं आईएमएफ के पास, इमरान खान का ये स्टेटमेंट मुफाहमत का कैसा? मुफाहमत का किसको स्टेटमेंट कहाँ दिया? हुकूमत को नहीं दिया उन्होंने। 9 मई के हवाले से कहा है कि 9 मई के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते, सियासतदानों को वो अभी भी पसंद नहीं करते, सियासतदानों को नहीं, इनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट में जो करंट सिचुएशन में जो करंट बॉडी है, जो उनकी सोच ये इमरान खान के कि ये ट्रस्ट के काबिल बंदा नहीं है और ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन नहीं है। उनकी सोच जो आज है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअल, अपनी बात पे खड़े नहीं रहते। अभी जो आप स्टेटमेंट आ रहे हैं खान साहब के, वो सब जो लोग मिलने जा रहे हैं वो आके दे रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ स्टेटमेंट था, कुछ दिन पहले कुछ था। और अगर मुफाहमत चाहते हैं ये, तो अली मोहम्मद गंडापुर को इनको सीएम बनाना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था। अगर आज 9 मई को वो बोल रहे हैं कि 9 मई के सब किरदारों, सब जितने भी इन्वॉल्व हैं उनको सजा देनी चाहिए, तो प्रैक्टिकली ये कुछ और कर रहे होते हैं, कहते कुछ और हैं, कुछ अरसे बाद इनका बयानिया चेंज होता है। और यही सबको प्रॉब्लम है, इनके साथ टेबल पे कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक बयानिए पे खड़े नहीं रहते। तो पूछ लेते हैं, फोन कॉल पे भी हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर हारून ने। खुशामदीद कहेंगे सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच साजिद। मेजर साहब, 9 मई के किरदारों को सजा दी जाए, रात को पीटीआई के बानी इमरान खान कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं। देखिए जी, इससे ये जो मौकफ है ना, हमारा जो मौकफ है ना, इट शुड बी वेरी क्लियर। हम जब 9 मई के किरदारों की बात करते हैं तो हम साथ में ये भी कहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर जिनको आया है, क्योंकि आपके पास सारी सीसीटीवी फुटेज है, वो वाले किरदार, और उसके लिए आपने ना एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशियल कमीशन जो कि बिल्कुल बायस ना हो, किसी के फेवर में ना हो, और जस्टिफिकेशन करे कि जी ये सीसीटीवी में लोग थे, इन्होंने आग लगाई, इन्होंने दौड़ा, इन्होंने शोधा के ऊपर वो किया। तो वो सारे लोग के लिए इमरान खान कह रहे हैं, आप लोग तो ना वो कहते हैं ना कि आटे के अंदर कुछ भी आ रहा है उसको पीस रहे हैं। मतलब 10,000 लोगों को आपने अंदर कर दिया है और हर एक के ऊपर 200 केस कर दिए हैं। दूसरे ही हमारे साहब फरमा रहे थे कि जी अली अमीन गंडापुर को उन्होंने बना दिया। तो अली अमीन गंडापुर के अपने ना उसने सारे केसेस को फेस किया है, वो सारे केसेस से उसने ना जितने भी उसमें उनकी जमानत हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जुडिशरी हमारे कोई फेवर में नहीं थी। हमारे साथ तो ये पैरामीटर है कि केसेस खत्म हो तो उसको सीएम बना दे। नो, पैरामीटर ये है कि देखिए आप है ना, पैरामीटर ये नहीं है, पैरामीटर ये है कि अगर कोई मुल्जिम है तो उसको सजा करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक है ही नहीं, एक मुल्जिम है, मुजरिम तो है ही नहीं। काबिलियत क्या है अली अमीन गंडापुर में, क्या काबिलियत है? अभी देखिए जी, काबिलियत है ना, पीटीआई के अंदर सिर्फ ये देखी जाती है कि वो पार्टी के साथ कितना सिंसियर है, वो इमरान खान के साथ कितना सिंसियर है, और पाकिस्तान के साथ कितना सिंसियर है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितना सिंसियर है, क्या बात है, सिंसियर विद द पाकिस्तान। आप कॉल पे रहना सर, क्यों आप अली अमीन गंडापुर के लिए ऐसा कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पार्टी की इतनी लॉयल्टी है उनकी। देखिए, प्रॉब्लम इनके साथ ये नहीं है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मफाहमत के लोग नहीं है, इनको झगड़े, फसादात, एहतिजाज करना ही अच्छा लगता है। मैं एक और आपको एग्जांपल, पूरी पीटीआई के लोग, इनकी टॉप की लीडरशिप कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक तकरीर की थी महमूद खान अचकजई ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी के खिलाफ, कितनी डेंजर स्पीच थी। इसके बाद उन्होंने उसको अपना सदारती उम्मीदवार बना दिया, आपके सामने है ना। तो मकसद कहने का ये, अब इसका क्या, इसकी क्या जस्टिफाई है? पूछ ले भाई से, क्या जस्टिफाई है कि उसको बनाने का क्या सेंस बनता था कि अभी एक इतनी डेंजर स्पीच होती है, इसके फौरन बाद उसको बना रहे हो। आपके पास खुद के पास कोई नहीं है,
तो मतलब इन्हें कहा है कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब मफामत वाली बात इनमें नजर नहीं आती। मैं पहले निसार शाह से, फिर मैं जरा हारून साहब से भी मौके लूं। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बोरों पर भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगाते हैं, राशन के बैग की क्या हैसियत है? मार्केटिंग छोड़े ना सर, अच्छा है, काम करें, आप बिल्कुल काम करें। नवाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, और वो जो इंफॉर्मेशन थी, आज वो साहब बैठे हुए जो कहते थे कि ये कबूलियत नहीं है इसकी, पाकिस्तान में कबूलियत का बड़ा एक मसला है, तो वो साबित हो गया कबूलियत नहीं है बड़े मियाँ की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन, शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये है कि अगर आप मुझे मौका देंगे मैं बात करूं। बिल्कुल मौका दिया आपको, आपका टाइम है। फिर आपने मैंने दौरे की बात की। कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, और ये जो जितने भी वोटर हैं या वोट देते हैं, ये सब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि बोरे पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें और बोरे क्यों तकसीम किए जा रहे हैं, नहीं तस्लीम करें, तस्वीर ना लगाएं, बताओ, मार्केटिंग ना आपको करें। तो हर चीज पे एतराज होना है ना। देखे ना, जो अच्छा काम होगा उस पे तो एतराज होना है। इन्होंने छोड़ना तो किसी को नहीं है, क्योंकि इनको तो सुबह सारी रात जो है ना, जो लिखना है, ट्रोल करना है और जो मुखालफत करनी है, वो किसी भी इशू पे आते तो वो मरियम नवाज साहब को बच्चे कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो कह रही है ज्योग्राफी पढ़ रहे ना, वो ज्योग्राफी ठीक है, वो छोड़े उस बात को। उसने कौन से टीचर थी कि वो जाके वहाँ खड़ी थी, वो उसको पता था, बट ठीक है, उसने विजिट किया, चेक करना था, वो कोई टीचर तो नहीं थी, वो एक चीफ मिनिस्टर थी, उसने सब एक माहौल देखना था और वहाँ की वो चीजें देखनी थी। एक छोटी सी बात को आपने इतना उठा के उसको वो कर दिया। आप इसको देखें ना कि अब जब से वो आई हैं, उसने किसी पे इख्तलाफी बयान नहीं दिया, ना वो किसी की मुखालफत कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं कि गलियां बननी चाहिए, रोड बननी चाहिए, आपका ट्रैफिक का निजाम जो कि रोड के टूटने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है उसको क्लियर करें, फौरन मुझे एजुकेशन की रिपोर्ट दें, स्कूलों को मतलब वो करें। देखिए, वो अगर कहीं अच्छा काम कर रही हैं, आपको उसकी तस्वीर नजर आ रही है कायद, तो हम नवाज शरीफ साहब की वजह से वो चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की वजह से हैं, क्योंकि हमारे कायद पार्टी के कायद जो मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो तस्वीर से अंदर से कोई इशू नहीं बनता है। और अगर आप बेनजीर साहिबा की हेल्थ कार्ड से तस्वीर पीटीआई वालों ने हटाई थी और कायद आजम की लगाई थी, इमरान खान की नहीं लगाई थी। देखिए, आपको मैं बताऊं, इमरान खान साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती थी, और दूसरी आपको शायद इल्म नहीं है इस बात का। दूसरी बात यह कि बेनजीर साहबा का जो स्कीम वो था, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पार्टी में भी बड़ा इख्तलाफ था कि इनका नाम से बेनजीर स्कीम खत्म की जाए। अच्छा, वैसे कबूल मोहम्मद नवाज साहब, देखिए कबूलियत, देखिए मैं बताऊं, आप ये देखेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक कदावर लीडर हैं। उन्होंने उनका काम ये नहीं है कि किसी कोलिशन या किसी ऐसी चीजों में जहां पर सर पार्टी के सरबराह हैं और आपने वजीर आजम नहीं बनाया। नहीं, वजीर आजम का इशू नहीं होता है। आप वजीर आजम आपके क्लिप में अभी चलवा दूंगा, आपने कहा था कि वो वजीर आजम बनने बिल्कुल, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसके बाद अपना फैसला चेंज किया। नहीं, चेंज किया या चेंज करवाया गया? 28 तारीख को 2028 में इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के। अच्छा, हाँ, आपको कोई इशू नहीं है। देखो, आपको उनकी हर वो बात 28 से हर जी 28 से ये हुकूमत चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अच्छा, ये बिल जमहूरी हुकूमत है, इलेक्शन हुआ है, और इसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पूरे कि अल्लाह ताला इसको अपना टाइम के वक्त दे और जमहूरियत को जो है ना जमहूरी तरीके से चलाया जाए। अच्छा, वैसे नवाज शरीफ साहब कबूल क्यों नहीं है? नहीं, हम तो नहीं समझते कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कबूल नहीं है। कबूल है, बिल्कुल कबूल है, उसकी पार्टी है, ये प्राइम मिनिस्टर उसकी पार्टी का कारकुन है। तो बन जाए ना, उसकी पार्टी का कारकुन बना है। बन जाते किसको? नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने, बस उसकी मर्जी है, वो ना बने। ठीक है। मेजर साहब, आप लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं? मरियम नवाज साहबा काम कर रही है ना। दो बातें। पहली बात है मरियम, हम लोग आपको ये बात है ना कि हर इंसान को, पाकिस्तानी को ये राइट बनता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, बनता है या नहीं? हाँ या ना? बनता है। तो मरियम नवाज ने क्यों कहा कि अगर इन्होंने एहतजाज किया तो मैं रूथलेस हो जाऊंगी? ये बताएं, ये झूठे हैं, और ये तो एक नंबर का झूठा है जो आपके सामने बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात सुने, दूसरी बात, इससे तो कसम नहीं खाई थी पीछे प्रोग्राम में, मैंने कहा हल पे आकर बात करो, ये तो हल पे बात नहीं कर सकता है। आप मेरी बात सुनो। आप ये एक बात बताओ कि अगर मैं कोई राशन बांटता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं राशन बांटने वाला हूँ, तो मेरा राइट बनता है मैं अपनी तस्वीर लगाऊं। इसके बाप का पैसा है जो नवाज शरीफ अपनी राशन की तस्वीर लगा रहा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये हमने टैक्स दिया है, ये किसी और ने कोई टैक्स नहीं दिया है। किस बात की ये तस्वीर लगा रहा है? नंबर 3,
नंबर 3 में आपको बता देता हूं, ये कहते हैं कि पार्टी है ना नवाज शरीफ की है, तो हमारी भी पार्टी तो इमरान खान की थी, आपने बल्ला छीन लिया। आप हमारे मेंबर्स को कहते हैं कि ये ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बंदे हैं, लेकिन बच्चों को पता है कि ये सारे सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के जितने भी लोग हैं वो सब है ना इमरान खान के वोट के ऊपर आए। तो आप है ना एक तरफ अपना पैमाना है ना अपने लिए कुछ और रखते हैं, दूसरों के लिए कुछ और, इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी रखते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और चैनल पे आकर डिटेल से बात करते हैं लोग। इनको शर्म नहीं आती है, इनको ये शर्म नहीं आती है कि अडियाला जेल के अंदर ये कहते हैं कि जी है ना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, अडियाला जेल के रोड के ऊपर कोई नहीं आ सकता है। और यही है ना अभी है ना 3 है ना टेररिस्ट इन्होंने पकड़ लिया अफगान, कैसे अफगान आगे, अफगानिस्तान से इधर आगे, और हमको यहाँ से अडियाला जेल तक जाने नहीं देते, हमें झंडा नहीं लगाने देते अडियाला जेल के पास। ठीक है, कैसे चले गए? जैसे पूछे ना, मैं पूछता हूँ ना सर, ये अवामी सवाल है सर, ये बड़े इल्जामात लग गए आप पर, और हर साहब कोशिश करें ना पार्लियामानी लैंग्वेज यूज करें। जी सर। एक बेशरम आदमी को जो आपने लाइन पे लिया हुआ है, इसको तो तमीज नहीं है कि तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी इस पीटीआई को तबाह करने वाले, इस पार्टी को तबाह करने वाले, आप जैसे बेशरम जो बनी गाला में बैठे हुए थे, आप जैसे बेशरम जो जमान टाउन में बैठे हुए थे, आप जैसे बेशरम हो, आपने इस पार्टी को यरगमाल करके आपने इस पाकिस्तान में दहशतगर्दी 9 मई में आपने दहशतगर्दी की है, जो आपका लैंग्वेज बता रहा है, आप जैसे बेशर्मों ने की है। और इंशाअल्लाह ताला अब आपको अब ये आप भूल गए आप जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना, आपकी तो दाढ़ी नहीं है, क्योंकि आप तो दाढ़ी रख ही नहीं सकते, क्योंकि दाढ़ी का पास आपके पास है नहीं। आप खैराती इदारों की बात करते हैं, आप जैसे बेशरम आदमी मैंने कभी पार्टी के अंदर देखा नहीं है, पीटीआई को तबाह करने वाले बेशरम। आप मुझे बोल रहे हैं ना, मैं इसको जवाब दूं, ठीक है, आप बेशरम आदमी को तो पता नहीं है आप कितने बेशरम है, आपको पूरी दुनिया देख रही है। आप देखें, आपको मैं ये बताऊं कि एक बेशरम आदमी को आप लाइन पे लेके क्या पीटीआई में क्या अच्छे लोग खत्म हो गए, ये बेशरम है। और ये बेशरम लोगों को जो यहाँ बैठ के नाचता है, रोडों पे नाचने वाले, और ये अपने आप को कहते हैं रिटायर्ड मेजर, क्या इनको नजरी हमारे पाकिस्तान के मेजर ऐसे थे, ऐसे शिकली मेजर थे, ये राजा आदिल जैसे मेजर, मेरी बात सुनो, आज राजा आदिल जैसे मेजर ये एजेंडे पे हैं, ये यूं नजारा के एजेंडे पे हैं, इन्होंने इमरान खान के साथ जो किया और जो करने जा रहे हैं, जो उसको खातिम नबीयीन नहीं आता, और वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और वो मदीना में क्या कर रहे थे, वो मदीना के अंदर जो उसने दहशतगर्दी की और उसके ऊपर जो ना वो जो पकड़े गए वहां पर उसको मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट करके उस कैद से छोड़ा है। तो ये तो वो लोग हैं, ये गंडापुर की बात करते हैं, तो चोर ना कहे, क्या चोर उसका राइट है, किसी मस्जिद में तो ना गए ना, आपके पास पूरी दुनिया है, आपके पास मीडिया है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपने तो सारी आपकी सोशल मीडिया देखो, आज इंशाअल्लाह खानी पड़ेगी, आपको इंशाअल्लाह ताला खानी पड़ेगी। आप जैसे वो जेलों के सलाखों के पीछे रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप जैसे बगैर तो इंशाअल्लाह ताला अंदर जेलों में घुसेंगे। आप जैसे पढ़े लिखे पाकिस्तान में हो गए, पाकिस्तान का हाल बर्बाद कर दिया। मेजर का नाम बदनाम ना करें, हारून साहब बोले, ठीक है, हारून साहब भी ना बोले, कौन सा हारून है? एक बार अडवाणी साहब आपने देखा कि ये स्टॉप कब होगा? छोड़ो तुम्हारी जैसे लोगों में बहुत बेशरम तुमने कोच की बात कर रहे हो, इसको जो है ये मजबूत है, इसको निकाला होगा, ठीक है, कहाँ से अंदर बैंक का मैनेजर था, बेशरम आदमी है, इसको शर्म आनी चाहिए। मेजर साहब सुन ले, मेजर साहब आप ब्रेक पे पैर रखें, मैं आपके पास आता हूँ। अडवाणी साहब से न्यूट्रल सर, ये क्या हो रहा है, ये कब रुकेगा, ये इखलाकियात के मामला कब हल होंगे, तो कब हम तरक्की करेंगे? मैं आता हूँ मेजर साहब, अडवाणी साहब के बाद आपके पास। जी सर। देखिए, जब भी कोई भी टॉक शो होता है तो हर किसी की अपनी एक राय होती है, तो एक दूसरे की राय को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी राय दे दें बस, बाकी और हम अगर एक दूसरे के बारे में ऐसे अल्फाजों का चुनाव करेंगे तो सीधी बात है नाराजगी बढ़ेगी। मतलब आप अगर किसी भी टॉक शो में कोई भी बंदा आए, कोई भी, मैं हूं या कोई भी हो, उस जो सवाल है उसकी मेरिट पे उसको जवाब देना चाहिए और एक रिस्पेक्ट
तरीके से सामने आपके साथ जो भी हैं वो सब रिस्पेक्टफुल तो लोग फिर हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं अता तारड़ से लेके पीटीआई के जो रहनुमा है जो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो उनको रोकना चाहिए ब्रेक पे पैर के, यार आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट ना दें, फिर वो कन्वर्ट होते होते आम आवाम तक आती है चीजें। वही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि जो टॉप की लीडरशिप है ये इनको देखना चाहिए कि इनके जो भी नीचे की जो सेकंड थर्ड जो भी टीम है वो टॉक्सों में जा रही है तो किस तरह के बयान दे रही हैं, उसके लिए एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और अल्फाज का चुनाव सबको, मतलब आप पहले से गाइड करें कि आप अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, आपकी अपनी एक राय है, आप अपनी राय दे दें। देखिए एक बात बताऊं मैं, जब आप अडवाणी साहब मैं एक मिनट रोकता हूँ, आप बिल्कुल माशाल्लाह सही बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, जो कुछ बोले आप सच बोल रहे हैं, आपकी राय के अंदर सच है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप इमरान खान के ऊपर भी तंकीद कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर भी तंकीद कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी झूठ बोल रहा हो तो उसको किस तरह रोका जाए, आप मुझे बताए ना। जी बता रहे हैं रोकने को जी बता रहे हैं जी सर बताइए। देखिए झूठ और सच का फैसला देखे ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ये जो इतनी सारी ऑडियंस जो देख रही है आपको वो फैसला कर लेगी। मैं अपनी बात करके चला गया, भाई ने अपनी बात की, भाई ने अपनी बात की, फैसला तो ऑडियंस करेगी। तो जब फैसला करने के लिए लोग हैं तो हम एक दूसरे को, मोदी साहब ने मुबारकबाद दी वजीर आजम शहबाज शरीफ को और उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, तो ये तो अच्छी चीज है। क्या अब इस पे भी एक ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी कि वो पहले आपको याद होगा ये मोदी के यार हैं, ये भारत के दोस्त हैं, ये छुप छुप के सज्जद जंदाल से मुलाकातें करते हैं, ये गद्दार हैं, इनके वहां सरिये की फैक्ट्रियां हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान आप एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही प्रॉब्लम्स में, दुनिया से अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंडिया, बांग्लादेश, मुझे लगता है अफगानिस्तान भी कुछ अरसे बाद हमसे आगे निकल जाएगा, और जहां तक मेरी मालूमात है मुझे जो लगता है हमारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान में जॉब करेंगे। आप देखना जो उस तरह हालात चल रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि पड़ोस से तो हमेशा बना के रखनी चाहिए। देखिए हर किसी की बॉर्डर तो प्रॉब्लम्स हैं, चाइना इंडिया के नहीं है लेकिन देखें उनके ताल्लुकात कैसे हैं। हर मुल्कों में ये प्रॉब्लम चलती है, लेकिन वो क्या होता है कि ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। हमें हमारी पॉलिटिक्स जो होती है वो पाकिस्तान की हद तक होनी चाहिए। किसी मुल्क के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहिए हमको, कोई भी हो, नून लीग हो, पीटीआई, घर का झगड़ा घर में रखें। हाँ, क्योंकि हम किसी और तो जब पीटीआई वाले खत लिखते हैं आईएमएफ को कि इनको पैसे ना दे, यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी लड़ाई आपस की यहाँ तक होनी चाहिए। हम दूसरे कंट्री को इन्वॉल्व करते हैं तो वो अपना मफादात देखेंगे और उनको अपने मफादात में जहां आपकी बात उनके काम की होगी तो वो उस पर डिबेट करके आपकी गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर में ले लेंगे। तो किसी भी मुल्क को, अमेरिका हो गया या आईएमएफ हो गया या इंडिया, उनके बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए। आपने एक इंडिया की तरफ से पीटीआई अब बोलना चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बोलना चाहिए? देखिए एक्चुअल ये तो एक है कि बल्ले का निशान तो इनसे छीना गया है। और वो अब लोग किसके हैं? देखिए इत्तेहाद के हैं? नहीं वो पीटीआई के हैं। देखिए कुछ रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। देखिए अगर हम उसको एक कवर दे दें तो अलग बात है। रियलिटी क्या है कि आज कुछ भी हो पाकिस्तान में पीटीआई से मकबूल आजाद हैसियत से लड़कर आए थे इलेक्शन। हाँ, तो वो पीटीआई के नाम पे आए थे। देखिए एक रियलिटी है। अब आप उसको किसी भी तरीके से उनको पीछे कर दें वो अलग बात है। पीटीआई का वोट बैंक आज सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात पीटीआई। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, पीटीआई मकबूल है लेकिन पीटीआई अपने काम से मकबूल नहीं हुई। फिर इनके जो 3-4 साल थे उसमें इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। इनकी बैड परफॉर्मेंस जो 16 महीने की, और फिर पब्लिक में सोशल मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से और नून लीग के हवाले से इतनी तरह से इस तरह बात की गई, इस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि ये मुल्क के दुश्मन है, तो जिसकी वजह से पीटीआई को वोट मिले। लेकिन पीटीआई का अपनी कोई ऐसी परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो मकबूल पार्टी है जिसमें अवाम जिसको पसंद करती है, डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं। आपको पसंद हो कि नहीं हो, मुझे नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद, एक अलग बात है। जिसकी मेजोरिटी है उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। मैं रुकूंगा। मेजर साहब आपका टेक, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे कैटेगरी ये मेरा सवाल ले ले हजरत, सवाल ये ले ले मेरा कि अडवाणी साहब ने कहा पीटीआई की मकबूलियत जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी। नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं, पीटीआई जब आई तो खजाना खाली था, $16 बिलियन पे लेकर गए। पीटीआई जब आई थी तो एक्सपोर्ट आपकी $25 बिलियन थी, $32 बिलियन पे लेकर गए। पीटीआई जब आई थी तो आईटी का कोई एक्सपोर्ट नहीं था, $5 बिलियन पे लेकर गई। पीटीआई जब आई थी तो सेलफोन हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, पीटीआई ने यहां से इंपोर्ट करना शुरू किया और बाहर भेज दिया। पीटीआई की मैं आपको एक नहीं 300 के करीब मैं आपको अडवाणी झूठ बोल रहे।
नहीं, मैं किसी का झूठ नहीं बोल रहा, इनकी शायद इन्फॉर्मेशन कम है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने सिर्फ फाइनेंस पे करना है तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास आडवाणी साहब बैठ जाए, कुछ भी बैठ जाए, हम सिर्फ फाइनेंस पे बात करेंगे कि पीटीआई की क्या आप लोगों ने कशकोल नहीं तोड़ा, आप लोग साइकिल पे नहीं घूमे, आप लोगों ने घर नहीं दिए, क्या दिया आपने? देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये घर जो है ना, ये इजी नहीं बनता। किसी भी घर का प्रोजेक्ट बनने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं मेरे भाई। मैं खुद बिल्डर हूं, ठीक है, मैं खुद बिल्डर हूं। अगर मैं आज प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूं ना तो 6 साल से पहले बन नहीं सकता है। तो ये जब मैं प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा तो 2 साल तो मुझे सिर्फ पेपर वर्क में लग जाते हैं भाई यहाँ पर। तो फिर झूठे ऐलान इमरान खान क्यों किया करते थे? मैं आपको बता देता हूँ, रायबन के करीब जो अभी है ना, हजारों घर जो बन रहे हैं, जिसके ऊपर मैं उसकी वीडियो भी आपको भेज दूंगा, वहां पर सारे घर है ना पीटीआई वाले बना रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कम से कम 20 प्रोजेक्ट ऐसे बता दूंगा जो पीटीआई वालों ने घर बनाए। दो कि वो 5 लाख घर नहीं है, वो 10 लाख घर नहीं है, वो 50 लाख घर नहीं है, लेकिन घर बनने शुरू हो गए थे और घर कितने सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मैं आडवाणी साहब को बोलता हूं कि ये बताया कि $16 बिलियन छोड़ के गई थी पीटीआई, और मैं आपको बताऊं पीटीआई 1 महीने पहले, मैंने आपको वीडियो भी सेंड की थी आईएमएफ वाली, पीटीआई जब 1 महीने पहले गई है तो आईएमएफ के ना $1 बिलियन है ना मिले थे, वो $1 बिलियन इन्होंने यूज कर लिए। ठीक है, आखिर में असद कैसर का भाई, मरवत का भाई, सबके भांजे भतीजे आ गए केपी की असेंबली में। तो एक बात है, यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर तो 2 भाई और 1 बेटी आ गई है उसकी, उसका कुछ नहीं दिखता है आपको। तो आप में उनमें क्या फर्क है फिर? समझी आगे। आप ये भी बताए ना कि पीटीआई ने ना कराची में किसको सीटें दी? पीटीआई में ऐसे लोगों को सीट दी जिनको खाने के पैसे नहीं है जिनके पास, और वो जीते हैं, वो जीते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप बोले तो मैं लिस्ट भेज दूंगा कि अभी आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के पैरों में जाएं, गिरे, माफी मांगे, खत्म करें। क्यों किस बात की माफी मांगी? हमने पहले प्रोग्राम में भी आपको कहा था, किस बात की माफी मांगी जरा हमें बताएं, हम क्यों पैर पड़े? असल मसला तो यही है ना कि हम पैर नहीं पड़ेंगे, इंशाल्लाह नहीं पड़ेंगे, पैर पड़ने वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं फौजी हूँ, फौज का काम सरहदों पे है, फौज का काम पॉलिटिक्स नहीं है। और ये तो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। इससे पहले जनरल बाजवा साहब ने भी यही कहा कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन रियलिटी इससे अलग है, रियलिटी इससे अलग है। आप भी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये भी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने किया, हर कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट ने किया। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ 228 के अंदर है ना बनेंगे, ठीक है। इसको तो इंसोमिया है, आपको ठीक है, ठीक है, डिल्यूजन भी है, और स्किज़ोफ्रेनिया भी है इसको। ठीक है सर, ये अडवाणी साहब, ठीक है, आगे आपका पॉइंट मेरे साथ मालूम करें। मेरे साहब आ गया सर, ये मेजर रिटायर्ड हैं आप और मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, उनका आपने तज्जिया सुना, क्या सही कह रहे हैं? देखिए, इन्होंने एक बात कही कि फौज का ताल्लुक नहीं होता सियासत से, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, आपको फाइनेंस में पूरा बता दिया, मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये अब ये लंबी बहस हो जाएगी। फिगर्स तो ऐसे हैं, तो मैं अपनी फिगर्स बोल दिए, इन्होंने अपने बोल दिए, तो वो तो किस तरह वेरिफिकेशन होगा? खाना खाली था, इमरान खान ने भरा, जो भी है। देखिए, मैं तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के साथ बात करूंगा कि उस वक्त की सबसे बैड गवर्नेंस रही है पाकिस्तान में। आप पंजाब को देख लें, पंजाब का क्या हाल था। तो मकसद कहने का इसमें कोई दो राय नहीं है, इनकी गवर्नमेंट तो नहीं। बोजदार अच्छा था, मरियम अच्छी है। वो तो अभी मरियम ने भी शुरू किया है ना, वो कंपैरिजन आवाम करेगी वहां का। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं, कैंडिडेट इनका अच्छा है, कैंडिडेट कौन का? मरियम सही है कि मैं तो काम पे बिलीव करता हूँ, काम करके दिखाएंगी। तो देखिए, एक पार्लियामेंट गंडापुर कैंडिडेट ठीक है, ठीक का नहीं, मैं तो काम पे डिपेंड करता था। उन्होंने बड़ी एफआईआर काटी है, नहीं एफआईआर पैरामीटर ये नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि आम आदमी क्या चाहता है। हाँ। आम आदमी ये चाहता है इधर कि उसकी जितनी सैलरी है, जितनी इनकम है, उसमें उसका घर चले। घर से मेरी बेटी की बर्थडे है, आई वुड लीव प्लीज। ठीक है सर, आपको इजाजत है सर, आपको इजाजत है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया जी। आम आदमी क्या चाहता है कि मेरी जितनी इनकम है, मेरी जितनी सैलरी है या जो है, मेरा घर उसमें चले, मेरे बच्चे स्कूल जा सके, मैं उसकी फीस भरूं, सिक्योरिटी वाइज अच्छे हालात हो। तो देखिए, आम आदमी ये नहीं है कि मरियम नवाज है या शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है या कौन है, उससे इतना ताल्लुक नहीं रहता, परफॉर्मेंस पे ज्यादा रहता है। अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो बात वही हो गई। अब इनके पास एक चांस है, ये अपनी परफॉर्म करें तो सब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बाकी रहा, देखिए, इंडिया के हवाले से आपने कहा, हमारा प्रॉब्लम क्या है
कि हम लोग अभी अगर हम अभी कंप्रोमाइज, यानी कंप्रोमाइज से मतलब ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। हाँ। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ। हमारे यहाँ अलग समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। हम इंडिया की क्रिकेट टीम खेलने नहीं आती, हम उसके पीछे जा रहे हैं, सबको लेटर लिखते हैं, हाँ। हाथ जोड़ते हैं कि हमारे मुल्क में खेलने आओ, खेलने बिल्कुल आओ, ऐसा ही है। राइट। लेकिन हम ट्रेड इंडिया से नहीं खोलते। अगर ट्रेड खोलते तो 50% महंगाई कम हो जाएगी। जिस चीज से आम आदमी को फायदा है वो काम हम करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो उसपे सियासत होती है ना, फिर उसपे पॉलिटिक्स हो जाती है। मैं ये यही यार हैं इनके, इनको अपने मफादात हैं। यही समझा रहा हूँ हाँ। कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन आम आदमी का तो ख्याल करना चाहिए ना। तो मकसद कहने का ये है कि अगर हम अपने, जैसे आपने कहा कि इनकी जो गवर्नमेंट अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको फ्यूचर में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इनके पास लास्ट चांस है, और लास्ट चांस भी इनको मिला है, इनके मेरिट पे नहीं मिला। एक भी आप बोल दें कि मैं बोल दूं कि इनका वोट बैंक नहीं था, इनको कोई लाया है, कोई लाया है, तो इसी वजह से नवाज शरीफ को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों लाने वाले कोई है। देखिए नवाज शरीफ, देखिए नहीं 2 मिनट, उनके सर पे सींग तो नहीं है। नहीं, ये क्लियर कर दूं आपको, वक्त की बात है। पहले क्या था इनके साथ, इनका वोट बैंक अच्छा था, कबूलियत नहीं थी। अच्छा, आज क्या है, इनका वोट बैंक भी नहीं है, कबूलियत तो नहीं है, वोट बैंक भी नहीं है, ये एक रियलिटी है। अच्छा। अब इनको जो लाए हैं, हाँ। सीधी बात है, देखिए एक रियलिटी है। हाँ। इनको जो लाए हैं वो टीम भी अपनी लाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार आ रहे हैं। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अच्छा। वजीर खजाना इसाक डार नहीं बनेंगे, जहां तक मेरा अंदाज, ठीक है। क्योंकि वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अगर आप समझे वजीर खजाना इसाक डार नहीं बनते, हाँ। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं नहीं बनते, बनते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई और चला रहा है। कोई और चला रहा है, और वो चलाएंगे क्योंकि वही लाए हैं। और आपको जो लाएगा वो चलाएंगे, आपको भी दिखाएगा। चलाएगा, तो वो चलाएगा, तो क्योंकि अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। आपने सोशल मीडिया के जरिए इतना नाम इमेज खराब कर दी है कि अब उनके पास भी नहीं है कि वो वही गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे जो डिलीवर करे, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं चलेगी। डिलीवर करेंगे 5 साल निकल जाएंगे, डिलीवर नहीं करेंगे तो नहीं चल सकेगी। आज का दौर बिल्कुल चेंज हो गया है, हर कोई आजाद है, हर किसी के पास मोबाइल है, अपना मैसेज बोल सकता है, अपना वीडियो बना के भेज सकता है। देखिए ये चीजें जो थी, वो इंफॉर्मेशन जब छुपी हुई रहती थी ना, तब ये चल सकता था ये। हाँ। आज इंफॉर्मेशन नहीं छुप रही आज और इसका एडवांटेज भी है हाँ। कि अगर आप काम करोगे वो भी तो आएगा ना, हाईलाइट हो जाएगा, आपका काम भी हाईलाइट होगा और आप नहीं करोगे, दोनों चीजें हैं। तो आज का वक्त चेंज हो गया है, इसलिए काम करना पड़ेगा। और जो इनको लाए हैं, मुझे लगता है इनसे काम करवाएंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये आउट हो जाएंगे। ये आउट हो जाएंगे। शाह साहब, 2 सवाल है आपसे। एक तो ये कि काम जो नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। कबूलियत हमारे मुल्क में एक बड़ा एक अलमिया है कि कबूलियत होनी चाहिए, भले मकबूलियत कितनी है कितनी नहीं है ये सेकेंडरी हो जाती है। दूसरा, ये भुट्टो रेफरेंस पे फैसला आ गया 44 साल बाद। 2011 में रेफरेंस दायर हुआ था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से, और बिल आखिर वो फैसला आया कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इट मीन्स भुट्टो बेगुनाह थे। अब उनको सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए, या कि उन इदारों को माफ़ी मांगनी चाहिए। साबिक जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत पे ये हुआ तो उन पर भी कोई कार्रवाई होगी, उनके TADA और उनकी जो मराते हैं या उनकी जो एक लेगेसी है उस पर भी कोई असर पड़ेगा। इसके बाद आगे का क्या देख रहे हैं आप? देखिए उसके ऊपर तो क्लियर मेरे ख्याल से केस था, बड़े अरसे के बाद उस पर सुनवाई हो गई, और एक चीज़ क्लियर हो गई कि उसमें मतलब बदमज़गी हुई या उसको देखा नहीं गया। मतलब इतनी सी बात थी ना कि उसको देखना चाहिए था। उस पर कोई किसी को कोई सजा की या किसी को उस पर कोई ऐसी चीज़, बिलावल साहब आपदीदा हो गए। बिलावल साहब रो रहे थे कि हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला। उनके नाना थे और उनको लग रहा है कि जी हमें इंसाफ मिला है, भुट्टो बेगुनाह था, उसको मौका ही नहीं दिया गया सफाई का, मैं समझता हूँ लटका दिया। देखें ना, आप सही कहते हैं, लेकिन वो चीज़ वापस तो आ नहीं सकती, लाजम है उसके ऊपर एक इज्जत वाली बात तो हुई ना, उनको एक रिस्पेक्ट मिली। क्या और आज उनको रिस्पेक्ट की जरूरत थी, ये निशान ढोया, और ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगर फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया, कंडम किया ना। अब इसमें मेरे ख्याल से किसी को आप समझते हैं कि किसी दूसरों को, वहाँ तो जज बैठे थे, जजों की बात थी, और आज भी जज बैठे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि उसको तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, और लाजम बात है उसको एक रिस्पेक्ट मिली उसकी मौत के बाद, शहादत के बाद। और मैं तो समझता हूँ कि दुनिया, आवाम तो बड़ी मतलब इसमें होशियार भी है, आवाम तो पहले कंडम कर चुकी थी कि ये फैसला गलत था। और मैं अपनी बात करूँगा, 77 में 78 में जब ये चीज़ें हुई तो मैं उस वक्त उस टाइम पे मेरी बचपना था, और हम भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एजिटेशन में थे, BNA में हम थे, कौमी इत्तेहाद उसका नाम था।
और हम अपने बड़ों के साथ मतलब इसी एजिटेशन में भी थे उसका। लेकिन जब उनको फांसी हुई तो उस पर सबसे ज्यादा हमारे घर में शोक था और हम उसके मतलब भुट्टो को मरवा के फिर आप या उसे नहीं मरवा के नहीं मातम कर रहे थे? नहीं, एक उससे एक मुतालबा था कि आप इलेक्शन माने, आप इस मुतालबे को माने कि ये दान ली हुई है या ये प्रॉब्लम हुई है या जो भी चीजें थी, और वो मान भी चुके थे मेरे ख्याल से। मेरी इतलात जो थी टेबल तक आज ला चुके थे वो आ चुकी थी। और मुफ्ती महमूद साहब बड़े बड़े नाम थे, वली खान वाले, असगर खान वाले बड़े नाम थे, शाहमन नूरानी, और मैं समझता हूँ बड़े टॉप के हमारे लीडर थे। और सबने मिलकर भुट्टो मरवा दिया? नहीं, उन्होंने बाकायदा तौर पे उस पर बात हुई है। जो हुआ वो एक कत्ल का केस उन पे डाला गया था। वो उनकी जो एजिटेशन थी उसका उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो एक कत्ल का मुकदमा था जो उन पे बनाया गया, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें शफाफियत नहीं थी या उसको देखना चाहिए था। और उनके बेटे आज पेश भी हुए थे जिनके वालिद साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि चलो अच्छी बात है कि एक पॉलिटिशियन था और एक बड़ा नाम था, और मेरे ख्याल से उसने कादियानियों को काफिर कराने में बहुत बड़ा उसका किरदार था, एटम बम में उसका बड़ा किरदार था। ठीक है, और पाकिस्तान को बड़ा नाम दिया उन्होंने, आइन में उसका बड़ा किरदार था। क्या बात है, रियली अप्रिशिएट। मैं केस मंसूर साहब ने ज्वाइन किया, आप चेयरमैन हैं इंसान दोस्त पार्टी के, खुश आमदीद कहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, रियली अप्रिशिएट केस मंसूर साहब, आपकी कैंपेन धड़ल्ले से जारी है। आपको लगता है कि किसी हद तक आप कामयाब हुए हैं ये रमजान के हवाले से? सीएम साहब ने अनाउंस भी किया कि क्रैकडाउन आज रात से स्टार्ट कर रहे हैं जमीना दोजों के ऊपर, और जिन्होंने बेजा महंगाई की भी है, और पंजाब में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने 100 बैनर्स लगाए थे और 15 दिन से हम इसी के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने सुनी और इंशाअल्लाह ताला इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा। आगे मेयर कराची से लेके सिंध हुकूमत, आपको लगता है कि शाना बशाना आप जैसे लोगों को वो साथ मिलाएगी और एटलीस्ट इस इस्लामिक मुबारक महीने में आवाम को रिलीफ देने में आप लोग कामयाब होंगे? देखिए, लास्ट टाइम भी 15 अरब का इन्होंने सस्ते बाजार का स्टार्ट किया था, और वो बाज दफा एक दिन के बाजार लगे थे, अगले दिन गायब हो गए थे। अल्लाह करे ये लोग बाजार ना लगाएं। अगर इन्होंने बाजार लगाया तो फिर ईमानदारी सब चीज फौत हो चुकी होगी, क्योंकि बाजारों के चक्कर में फंड आ जाते हैं, ये खा जाते हैं। इसी दफा एक दिन एक बाजार लगा, फिर बाद में खरबूजे तरबूज आपको थोड़े थोड़े मिल रहे थे एक दो जगह के ऊपर। अच्छा, एक जो जज्बा है खैर सगाली का जज्बा, रियली अप्रिशिएट। आप भी कई मीडिया हाउसेस से लेकर तमाम लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनको अशिया खुर्दनोश फूड डिलीवर करवाते हैं, तो वो जो लोग हैं इस तरह का जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनमें इजाफा हुआ है या कि वो भी बेचारे मायूस हो गए? आपने ये देखा होगा कि इस वक्त कराची की सीटें किस पार्टी को दी गई हैं। उनमें आपने कैंडिडेट्स की स्टडी की है कि उनका पास्ट, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्या करते रहे, क्या है, तो उससे क्या नजर आया आपको? वही पुरानी टीम फेसेस चेंज करके आ जाती है, रिश्तेदार दोस्तों को डाल देते हैं। कोई ऐसा बंदा इन्होंने इलेक्ट करवाया कि जिसने अच्छे काम किए हों, किसी ऐसे को टिकट दी हुई उन्होंने? नहीं ना हुआ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहरहाल अब इनके पास चांस है 5 साल के लिए। पहले 16 महीने के लिए पीडीएम आई थी, अब पीडीएम को 5 साल दिए गए हैं, तो अब इनको काम करना चाहिए। और देखें इंसान के अंदर कितनी हवस होती है खाने की, कितनी करप्शन की हवस होगी। क्या करेंगे? घर 6 लेंगे, 10 लेंगे, 20 गाड़ियां लेंगे, दुनिया में सब कुछ हो चुका हुआ है। अब इन्हें गरीबों की और इस मुल्क का सोचना है, और डेफिनेटली सोचना। और मैं समझू इन्हें इस पासपोर्ट की इज्जत करनी चाहिए। गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को एक पॉइंट में जरूर कहूंगा कि ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑन अराइवल वीजा जरूर स्टार्ट करें। और अगर इन्होंने यूरोप का एक मुल्क भी को गरीब ले लिया कि वहां पे पाकिस्तानियों को जो है ऑन अराइवल मिले या ई वीजा मिले यूरोप का, तो ये इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि पाकिस्तानी जो जाते हैं टेम्परेरी काम शाम करने भी, उनको भी अच्छा मिलेगा और पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। ये इनको चाहिए कि अपने पासपोर्ट की इज्जत करें। अच्छा, पासपोर्ट की इज्जत होती कैसे है कि आप फ्रॉड ना करें, आप टैक्स ना लें, आप रिश्वतें ना लें। अगर आप कहीं से बाहर से कोई जहाज खरीदने तो उसमें कोई आप रिश्वत ना लें। तो जब आप लोग गलत काम करके बाइंग कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं ना दुनिया से, तो दुनिया में फिर उस मुल्क के पासपोर्ट की इज्जत नहीं रहती। अब जो होना था जो हो गया, पास गुजर गया, अब आगे का देखना है। इन्हें ईमानदारी से करना चाहिए काम, और ये मुल्क की जरूरत भी है, लोगों की जरूरत भी है। अब आप देखें गैस इतनी महंगी हो गई है, बिजली, डीजल, पेट्रोल, अब गरीबों के पास बचता क्या? आम आदमी तो मर गया, मर गया। आज अगर ये नहीं सोचेंगे, और मैं समझता हूं कि इनको एक अलार्म दे देना चाहिए
कि ये आखिरी दफा हम IMF से लोन ले रहे हैं, इसके बाद हमने उतारना है। और वो कैसे उतारना है? हाँ। ये इनको अपने वेज यूज करने हैं। बाहर के लोगों को अगर ये करते हैं, बाहर के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, देखें बाहर का बंदा इधर आए, आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप उसको प्रोटोकॉल दें। वो बंदा आपके मुल्क में इतने पैसे भेजता है, वो कराची लैंड करे तो आपकी पुलिस को इतला होनी चाहिए कि ये बंदा बाहर से आ रहा है, आपने इसको प्रोटोकॉल देके घर छोड़ना है। क्या बात। कैसे भी करें, ये जब प्रोटोकॉल मिलेगा उन बाहर के लोगों को, उनके दिल भी साफ होंगे और वो इस मुल्क में और बाहर मेहनत करेंगे, यहाँ ज्यादा से ज्यादा डॉलर भेजेंगे, करेंसी भेजेंगे, हमारा मुल्क का कर्जा होगा। इन्हें बाहर के लोगों को क्लियर करना है। इसके लिए बिलावल भुट्टो को मैं समझता हूं इनको जो है फॉरेन मिनिस्ट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उसमें एक क्लीन जो बंदा है जिसके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई नैब का केस नहीं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। और एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने अच्छा काम करा था, लेकिन अब उन्होंने पता नहीं किस वजह से, अब उन्हें पता 5 साल तो पूरे कराने हैं उन्होंने, उसमें अगर उन्होंने मिनिस्ट्रियां नहीं ली और फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं ली, और आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड होता है और वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए उसके बड़ी दुनिया में टर्म्स बनते हैं। अब इसाक डार को अगर फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे तो आपका मतलब है कि बिलावल भुट्टो साहब उन्हें कहेंगे और वो उधर जाएंगे, वो भी मियां साहब से खासुल खास हैं। तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने ना लेके एक बड़ा अपने साथ ज्यादती भी की है, और बाद में 6 महीने बाद वो देखेंगे कि जी गवर्नमेंट तो डिलीवर कर रही है, तो फिर किसी तरीके के साथ वो गवर्नमेंट में दोबारा शामिल हो जाएंगे। अभी तो ये समझ रहे हैं ना कि फेलियर है, महंगाई करेंगे, उस वक्त शहबाज शरीफ बेयर करता रहेगा, अपने ऊपर गंद लेता रहेगा, और बाद में जब गंद छूट जाएगा, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, तो ये कहेंगे हमारी एंट्री करवा दें, एंट्री करवा दें, उस एंट्री में ले लेंगे। अब ये मुल्क है, अल्लाह ताला करम करे कि ये लोग थोड़ा सा, अगर रोजे इनके पास ऐसा चांस है कि रब के आगे भी सुरखरू होने का, लोगों के आगे भी, अगर इन्होंने महंगाई कंट्रोल कर ली, आप इन्हें के ऑयल की प्राइसें कम करें 100-150, मत इसमें सब्सिडी दें, बल्कि उनके साथ बात करें, मत इनको फंड अपने लगाएं, मत अरबों रुपए का फंड जो है यूटिलिटी स्टोरों पे लगाएं, बल्कि हर दुकान के ऊपर ऑयल सस्ता मिलना चाहिए, हर दुकान के ऊपर हर चीज ये मिले। आज अगर वजीर आला 6 फैक्ट्री के ओनरों को, शुगर वालों को बुला लेता है, फ्लोर वालों को बुला लेता है, राइस वालों को बुला लेता है, ऑयल वालों को बुला लेता है, शरबत वालों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि भाई आप रमजान में कम करें। क्या बात है। कैसे वजीर आला और वजीर आजम की बात को इग्नोर करेंगे? बहुत करना पड़ेगा, वो भी मुसलमान है, वो भी अहले किताब हैं, क्या बात पाकिस्तान है, इनको बुलाना चाहिए और अपना खजाने से कर्जा उतारे और इन लोगों से बेनिफिट लें जिन्होंने इस मुल्क में रह के बनाई है। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैस मंसूर शेख साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सर भुट्टो रेफरेंस, अडवाणी साहब, आज सिंध असेंबली में करारदाद इसकी पेश की गई कि भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। कैसा हुआ? देर हुआ फैसला। अब इस फैसले के बाद इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला तो नहीं शुरू होगा? देखिए, वो चीज़ का ताल्लुक नहीं है। इमरान खान का रिलीफ का मसला इमरान खान खुद है। इमरान खान इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट अगर जब तक बंद नहीं करेंगे तो इनको प्रॉब्लम ले देगी। जिस तरह इन्होंने IMF को खत लिख दिया, ये इस तरह के स्टेप इनको लेने नहीं चाहिए। इनको प्रॉब्लम इनके एग्रेसिवपन की वजह से हो रही है। बाकी रहा सवाल आपने कहा भुट्टो का, देखिए भुट्टो के साथ तो गलत हुआ, वो तो सामने आ गया, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि अब जिन लोगों ने उनके साथ जो गलत किया था उनको सजा क्यों नहीं मिली, या उनको भी तो सजा दी जाए, उनके भी तो नाम लिए जाए कि ये उस किरदार हैं जिन्होंने गलत किया है। भले वो हयात है या नहीं है, दोनों सूरतों में उनके बारे में तो कुछ हो। लेकिन अगर आप 40-50 साल बाद ये कह देंगे कि हाँ ये गलत हो गया, तो बस हाँ सही है, एक तरह से इनको फांसी की सजा कन्वर्ट हो गई, भाई सही रहेगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई, वो तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो किरदार थे उस वक्त उनको सजा देनी चाहिए। जो वो किरदार, जो विलन का किरदार उस वक्त अदा कर रहे थे, जिन्होंने भुट्टो मरवाया, वो इसमें काफी हयात भी है, उनके साथ कुछ होना चाहिए। जावलक की टीम के लोग कौन से जिन्होंने तकरीरें की थी, इनके कायद नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर है। अच्छा, भुट्टो के खिलाफ उनके मतलब इनकी फांसी के बाद आपने 98 में तकरीर की थी, जियाउलक को शहीद कहा था और भुट्टो को कहा था इनको साथ सही हुआ है। ये नवाज शरीफ ने कहा था, नवाज शरीफ की तकरीर है, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। अच्छा, नवाज शरीफ ने कहा है
98 के भुट्टो के बारे में बहुत कुछ, 95, 96, 97, अब 90, अब उनको माफी मांगनी चाहिए। 85, 86, 87, 88 आपके बात करनी चाहिए इनको कि मैंने गलत कहा है, लेकिन ये तो अब हयात है ना। आज ये पीपल्स पार्टी तो आपको लगता है अखलाक की जरूरत है, माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना, तो इनकी तकरीरें आपको दिखा देंगे। तो 85, 86 जियाउल के तो खास थे ये, वो जियाउल को डिफेंड कर रहे थे, तो भुट्टो को उन्होंने कम अटैक किए तकरीरों में, स्पीचों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। तो मकसद कहने का कि जो उस वक्त के जो किरदार थे, जो आज हयात है, उनका भी तो कुछ बात की जाए, उनकी भी बात की जाए। किताब आ गया सर, एक मिनट है जी, मैं चाहूंगा इस पे आप भी रोशनी डालें कि उस वक्त सहूलतकारों में आप लोग भी शामिल थे, क्या आज कुछ शर्मिंदगी होती है? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। उस वक्त हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कोई पार्टी नहीं थी। ये अडवाणी साहब ने जो हवाला दिया तकरीर का, अडवाणी साहब ने जो दिया 1988 था, की मैं इस पे दे अरे रहा भाई हूं। मैं उस वक्त वो जो तकरीर थी ये बता रहे हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फैसले के ऊपर शहादत के ऊपर एक प्रोग्राम था। अच्छा। ये जियाउल के उसकी शहादत पे जियाउल को आप शहीद मानते हैं? हाँ, बिल्कुल शहीद मानते हैं। वो जहाज में, और भुट्टो को? भुट्टो को भी हम शहीद मानते हैं, लेकिन हमने अगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सही और गलत पर उस कौन वक्त था? देखे भुट्टो सही था, जिया सही था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था। आज मोहम्मद आपसे नवाज पूछ शरीफ रहा ने तो हूं, नहीं चले दिया। 2024 में मैं पूछ रहा हूं निसार शाह से, देखो। भुट्टो सही, जियाउल सही? देखिए मैं बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो हम तो आज के सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे ना, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट की भी छोड़ेगा मानी थी। सुप्रीम कोर्ट को, आपकी आप सियासी बसीरत क्या कह रही इस है? चीज को कंट्रोवर्शियल क्यों भुट्टो कर रहे हैं? ठीक, जियाउल नहीं, ठीक। आप कंट्रोवर्शियल क्यों कर रहे दो हैं? ऑप्शन दे दिए देखो मैंने, मेरी बात सुनो। कैटेगरी जवाब में फिर इनसे लेके एंड करूंगा मैं। जियाउल भुट्टो ठीक, जियाउल ठीक। जियाउल डिक्टेटर था, हाँ। और भुट्टो एक पॉलिटिकल लीडर था, हाँ। ठीक है। और उसके साथ अगर कोई केस हुआ था, कत्ल के मुकदमे में एक मुद्दई था, वो उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने तहफुजात का इजहार किया आपने और जवाब भुट्टो को नहीं रुखाब किया। सियासी आप आप उस घुमा चीज गए। को नहीं, देखो घुमा मेरी गए। बात सुनो। भुट्टो ठीक, जियाउल आप ठीक। जियाउल साहब को बस एक बोले यार, ये ठीक। जियाउल साहब की बात यहाँ पर नहीं है, उन्होंने उठा के उसको कोई जाके फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकदमा था, ठीक है। उस मुकदमे को आज कंडम किया ओके, गया, उसके ऊपर ओके, ठीक है। अडवाणी साहब, भुट्टो अच्छा, ठीक, दूसरी बात, जियाउल ठीक, दूसरी देखिए, बात कैटेगरी बस मैं- इख्तिलाफ की मैं तरफ तो जाइए। यही कह रहा हूं ना, आपकी नजर में आपकी यही सियासी बिल्कुल। बसीरत क्या कह रही है? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जियाउल ने इनके साथ जो किया गलत किया है, तो अगर बाकी राय देख के लें। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को तो जियाउल साहब कंट्रोल कर रहे थे उस वक्त, तो सुप्रीम कोर्ट की तो कोई हैसियत उस वक्त नहीं थी। जो फैसला हुआ था वो तो बाई फोर्स गन पॉइंट पे करवाया गया। तो आज मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जियाउल को डिफेंड कर रहे थे उस वक्त, आज भी कर रहे हैं। 88, 89 इनका जब नहीं, इनकी उस भुट्टो इनकी जो साहब की पहली फांसी को नहीं, हमारा नहीं, कोई पहली पार्टी, गवर्नमेंट हमारी इनकी पार्टी जो- नवाज शरीफ साहब कोई लीडर नहीं थे ना, इनकी- तो कायद थे किसी पार्टी के। भाई जरा अपने ठीक कर लें उस चीज को। 88 में 88 में और 80 उसकी 88 फांसी में 79 में हुई। हाँ, तो 88 आप से 10 साल आप- 11 साल बाद आप कह रहे हैं हाँ, तो कि मैं- उसके उसमें थे, ठीक है, बयान दिया होगा 88 मोहम्मद की नवाज शरीफ ने। तकरीर है उनकी, बिल्कुल दी है, की होगी। भुट्टो के अगेंस्ट में हाँ, और आपने- जियाउल की उससे फेवर क्या में, निकाला है फिर आपने? 89 आपने उससे क्या मैं निकाला? बता रहा हूँ, मुझे 2 हाँ। मिनट है। फिर आप अपने को ठीक करें ना, डेढ़ में ठीक करें। बेनजीर नजीर की पहली गवर्नमेंट गई, जब इनकी गवर्नमेंट आई, फिर उस गवर्नमेंट, इनकी जब गवर्नमेंट गई, पहली गवर्नमेंट जिसमें नवाज शरीफ प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी जब गवर्नमेंट गई, तब इनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए। उसके बाद इन्होंने थोड़ा चेंजिंग की है, उसके बाद बातें अलग हुई होंगी, लेकिन 91, 92 तक ये नून लीग का जियाउल किबला थे, बिल्कुल सियासी माना किबला। इन्होंने। नून लीग के नहीं थे। इनकी वफात के बाद भी, जियाउल की उस वक्त वफात के मोहम्मद बाद खान भी इन्होंने जुनेजो थे तकरीरें पार्टी के की। मैं सरबराह। आपको जुनेजो तो बात की बात होगी, तो बात की बात है, पहली की बात नहीं, 88 की बात कर रहा हूँ। 88 में जुनेजो साहब की गवर्नमेंट चली गई थी। तो वही जो हमारे- 88 के इलेक्शन जो हुए रहे थे, सुप्रीम उसको कोर्ट बता रहा हूं में, मैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा ना, इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, पावरफुल है, क्या आपने कहा ना वो जो सहूलतकार थे उस वक्त जियाउल से लेके आज तक, उन अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट ये करती है तो हम कहेंगे वाकई सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है। उन किरदारों को भी बेनकाब किया जाए, जो उस वक्त सपोर्टर थे, जो कितने लोग तो नहीं है, जो हैं उनको तो सजा दी जाए, उनसे पूछगछ की जाए, उनको बुलाया जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ सही है। लेकिन अभी एक ऐसा बयान दे दिया कि आज की जो पब्लिक डिमांड है उसके हिसाब से एक आ गई चीज, वो अलग बात है। उनको सजा मिलनी चाहिए, और जब तक सजा नहीं मिलेगी तो ये सिलसिले होते रहेंगे। और उस वक्त भुट्टो साहब को पाकिस्तान की आवाम ने चुना था और एक झूठे अदालती केस में उनको फांसी की सजा दे गई थी। आज वो हमें नहीं है, लेकिन उनके नजरियात, उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनकी सियासत दिलों में आज भी लोगों के जिंदा है। और आज फिर 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको
हीरो करार दे दिया और कहा कि वो उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, वो बेकसूर के ज़मरे में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ये स्याही हटाने में कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया कि भुट्टो बेकसूर था। ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। क्या जिस तरह अडवाणी साहब और निसार साहब ने कहा कि ये अदालतों को अब कैटेगोरिकली और बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले अब करने होंगे ताकि इतना बड़ा अलमिया नुकसान ना हो। उस शख्सियत का मारने से पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की इमेज को कितना झटका लगा। मौरखीन तो यहाँ तक लिखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान से भुट्टो की जान की पनाह मांगी थी और कहा था कि भुट्टो हमें दे दे, भुट्टो को फांसी ना दे, इसके बदले में हमसे आप पैसे ले लें। क्या मैं दुरुस्त हूँ? इससे आप एग्री करते हैं? 80 मुल्कों ने डिमांड की थी कि भुट्टो के बारे में, 80 मुल्कों ने कि हमें दे देंगे, कि इसको छोड़ फांसी दिया ना जाए दें। वो, क्योंकि पूरी दुनिया से काफी, क्योंकि एक गलत केस चल रहा था। दुनिया को तो सबको पता था पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, पाकिस्तान में लोग डरते थे, दुनिया तो बोल सकती थी और मांगा गया नहीं। लेकिन जियाउल को ये डर था कि अगर भुट्टो को मैं बाहर भेज दूंगा तो ये फिर मुझे हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि भुट्टो इज वेरी पॉपुलर लीडर। लेकिन एक दो चीज और भी है, भुट्टो को आप सुप्रीम कोर्ट की हद तक देखें तो इनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन भुट्टो की तर्ज गवर्नमेंट में भी काफी वो था, जैसे झोल झाल था बहुत। मेरे हिसाब से भुट्टो का एक प्राइवेटाइजेशन, बहुत बड़ा जो सॉरी नेशनलाइजेशन, भुट्टो का जो सबसे बड़ा ब्लेंडर था जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ, वो नेशनलाइज इन्होंने किया 1973-74 में। उससे पाकिस्तान को मुझे लगता है बहुत नुकसान हुआ, और वो वाक्य के बाद पाकिस्तान में उस तरह का बिजनेस नहीं आ पाया, और कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो रोजगार देते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी तहवील में लिया, बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी उनके साथ। ये मुझे लगता है भुट्टो का एक ब्लेंडर था। बाकी भुट्टो ने बाकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी की, दुनिया से ताल्लुकात अच्छे किए, बाकी सब चीज़ें अच्छी रही। बस एक ही वाला वाकया जो है जो नेशनलाइज किया था वो बस इनके लिए एक माइनस पॉइंट है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।